नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन की, महाराष्ट्र में विपक्ष के प्रदर्शन की, देखेंगे हरियाणा में चुनाव से पहले ही घबराई बीजेपी को, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर फंसी मोदी सरकार को, जानेंगे SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में लालू और तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत समन का आदेश टाला, अगली सुनवाई 7 सितंबर को। प्रियंका गांधी ने किया बीजेपी पर हमला, कहा कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में होना चाहिए फर्क, बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार। कोलकाता मामले में सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, वैज्ञानिकों ने निकाला विरोध मार्च। और ट्रांसजेंडर्स के हकों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, पंजाब पुलिस ने सौंपी रिपोर्ट, कहा पुलिस स्टेशन में अलग शौचालय या लॉकअप उपलब्ध नहीं। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, खास तौर पर राहुल गांधी ने संविधान बचाने की लड़ाई शुरू की थी और ये लड़ाई चुनाव के बाद भी जारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद इस तरह की अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी संविधान में बड़े बदलाव कर सकती है, जिससे आरक्षण व्यवस्था संकट में फंस सकती है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो संविधान को बचाने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसके लिए आज कांग्रेस ने इलाहाबाद में संविधान सम्मान सम्मेलन किया। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी अपनी हर रैली में संविधान की किताब लेकर पहुंच रहे थे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे और अब संविधान की किताब फिर से राहुल गांधी के हाथ में आ गई है। इलाहाबाद में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर पहुंचे और सीधा बीजेपी पर हमला बोल दिया। राहुल ने कहा कि संविधान की सबसे ज्यादा रक्षा दलित करते हैं, किसान आदिवासी करते हैं। संविधान हिंदुस्तान के गरीब लोगों का सुरक्षा कवच है। संविधान को लागू हुए 70 साल हो गए, इसका कितना असर पड़ा ये हम सबके सामने है। राहुल ने एक बार फिर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि जनगणना में ओबीसी का सेक्शन दे देगी। इसमें सिर्फ ओबीसी देने का कोई मतलब नहीं, हमें हर कम्युनिटी चाहिए। बीजेपी की विचारधारा दलित और ओबीसी विरोधी है, इसलिए देश के टॉप 500 उद्योगपतियों की लिस्ट में एक भी दलित या पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम नहीं है। मोदी ने 25 लोगों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन उसमें एक भी दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी का नाम शामिल नहीं है। इनके लिए ऐसा कोई बैंक क्यों नहीं है? हम एक ऐसा स्पेशलाइज्ड बैंक बनाएंगे। राहुल ने कहा कि रिजर्वेशन की बात उठती है लेकिन मौका नहीं मिलता, लेटरल एंट्री हो जाती है। देश को सुपर पावर बनाया जा रहा है। पीएम कभी यूक्रेन चले जाते हैं, कभी रूस और सुपर पावर बन गया, लेकिन इसमें उन 90% लोगों की भागीदारी कहां है? 90% लोग अब भी बेरोजगार हैं, भूखे हैं। हमें बस समाज का एक्सरे चाहिए। जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, संविधान की तरह ही हमारा गाइड है। एक तरफ जहां राहुल के दौरे ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विपक्ष के प्रदर्शन ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। बदलापुर की घटना के विरोध में विपक्ष ने प्रदर्शन कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को गंभीरता से लेने का दबाव बनाया। देखिए ये रिपोर्ट। बदलापुर शोषण मामले को लेकर महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है। इस मामले के विरोध में विपक्षी दल यानी महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए दलों ने पुणे में धरना दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद रहे। शरद पवार ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हर दिन राज्य में अत्याचार की खबर सामने आती है, सरकार इस घटना को गंभीरता से ले। वहीं प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब सरकार को लगा कि महाराष्ट्र बंद रहेगा तो उसने अपने समर्थकों को कोर्ट में भेज दिया। हमारा मामला पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में है, हमें तो तारीख पर तारीख मिलती है। कल कोर्ट ने दिखा दिया कि कोर्ट इतनी जल्दी फैसला ले सकता है। कोर्ट ने हमारे महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई, लेकिन कोर्ट हमारी आवाज नहीं रोक सकती। दरअसल एमवीए ने बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बंद पर रोक लगा दी, जिसके बाद एमवीए ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राज्य में गैर संवैधानिक सरकार चल रही है और कोर्ट हमें कहता है कि हमारा बंद गैर संवैधानिक है।
ये बहुत गंभीर बात है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 12 घटनाएं हुई हैं। ठाणे में पॉक्सो एक्ट के तहत हर दिन एक मामला दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिसके बाद से शिंदे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। महाराष्ट्र हो या देश का कोई दूसरा राज्य, हर जगह महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिसने एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव टालने की बीजेपी की अपील पर भी उठ रहे हैं। तो क्यों चुनाव टलवाना चाहती है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा को 10 दिन भी नहीं बीते कि अब चुनाव टालने की मांग उठ रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव तय शेड्यूल यानी 1 अक्टूबर की जगह और देरी से करवाने का अनुरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि इस सप्ताह में लोगों के पास लंबी छुट्टी पर जाने का अवसर रहेगा, जिससे मतदान प्रतिशत में गिरावट आ जाएगी। इसीलिए चुनाव को आगे के लिए टाल दिया जाए। इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया कि हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग के चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास ना कोई मुद्दा है, ना जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि, और ना ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। इसीलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश कर रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र आकर वोट देंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी बीजेपी पर करारा तंज कसा है। भाजपा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कह रही है कि चुनाव टाल दो, क्योंकि लोग छुट्टियों पर निकल जाएंगे। ये परीक्षा की सुबह पेट दर्द का बहाना बनाने वाले नालायक बच्चे जैसा बर्ताव है। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा, हरियाणा बदलाव का मन बना चुका है। अब भले ही बीजेपी हरियाणा चुनाव को टालने के पीछे की वजह एक साथ पड़ने वाली छुट्टी बता रहे हों, लेकिन विपक्ष बीजेपी की घबराहट इसे बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी के लिए इस चुनाव को जीतना और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। उधर इस गठबंधन को घेरने के लिए खुद अमित शाह को सामने आना पड़ गया, लेकिन अब बीजेपी उल्टा खुद घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी की जीत की राह को मुश्किल बना दिया है। नतीजा, बीजेपी बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट में वो कुछ ऐसा कर गई जिससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने ऐलान किया कि बीजेपी के दिग्गज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाएंगे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पार्टी के तमाम सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रदेशों में मीडिया के जरिए कांग्रेस पर सियासी हमला करते हुए नजर आए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ, असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, बिहार में सम्राट चौधरी ने कांग्रेस से वही सवाल पूछे जो अमित शाह ने ठीक एक दिन पहले पूछे थे। अब बीजेपी तो कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, लेकिन असल में सवाल तो बीजेपी पर खड़ा हो गया है कि जब जम्मू कश्मीर की बात करनी है तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गए। जब बीजेपी दावा करती है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, तो ये विकास गाथा बीजेपी जम्मू कश्मीर में जाकर वहां की जनता को क्यों नहीं बता रही। क्यों दूसरे राज्यों में बीजेपी जम्मू कश्मीर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जबकि चुनाव तो जम्मू कश्मीर में है। अमित शाह ने बीजेपी से सवाल किए तो उस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल करते हुए कहा कि हम अमित शाह से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से उन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों की करेंसी का जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाए। उसके बावजूद आपने समझौता करके सरकार बनाई। अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं और इस तरह की बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी की जीत की राह को मुश्किल बना दिया है, तो दूसरी तरफ रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार एक बार फिर घिर गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो क्या कहा खड़गे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार की युवा विरोधी नीतियों के चलते देश में नौकरियों का अकाल पड़ गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट बताती है कि केवल 2022-23 में ही देश की 375 कंपनियों में 2.43 लाख करोड़ नौकरियां घट गई।
हमारे युवा कुछ मुट्ठी भर नौकरियां पाने के लिए लाखों की तादाद में चक्कर काट रहे हैं। खरगे ने मोदी सरकार में युवाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लिखा कि बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, उसमें मात्र 21,000 खाली पदों के लिए 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इससे पहले वाली परीक्षा का पेपर 4 दिन पहले लीक हो गया था, जिसके चलते ये परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए 26 राज्यों के 6.30 लाख युवाओं ने भी आवेदन किया है। इस परीक्षा का भी पेपर एक बार लीक हो चुका है। केवल जुलाई के महीने तक ही इस साल 1.24 लाख आईटी सेक्टर में नौकरियां घटी, जिसमें भारत के युवाओं को खासा नुकसान हुआ। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी सभी सेक्टरों में नौकरियां कम हुई हैं। ऊपर से मोदी सरकार चीन को लाल आंख नहीं, चीनी कंपनियों के निवेश के लिए लाल कारपेट बिछाने जा रही है। खरगे ने दावा किया कि मोदी जी ने गलत मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करवाकर एक रिपोर्ट बनवाई और करोड़ों रोजगार देने के झूठे दावे किए। KLEMS के डेटा से फर्जी नैरेटिव गढ़ने के लिए मोदी सरकार ने सेंसस का सहारा न लेकर अलग अलग साल के लिए अलग अलग आबादी के डेटा सेट का सहारा लिया, जिससे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो गलत आया। ऊपर से ग्रामीण और शहरी आबादी की वृद्धि एक ही मान ली गई, जिससे ओवर एस्टिमेशन हुआ। इसके अलावा ये अब जग जाहिर है कि इसमें अनपेड लेबर और 1 आवर वर्क पर वीक को भी रोजगार की श्रेणी में गिना गया है। खरगे ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के हताश, निराश, बेरोजगार युवा मोदी सरकार के ये झूठे हथकंडे अब समझ गए हैं। आने वाले राज्यों के चुनाव में भाजपा को इसका सबक जरूर मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है तो चंपई सोरेन जेएमएम से बगावत कर खुद ही घिर गए हैं। पहले चंपई के साथ साथ विधायक होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब उनके हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं। वो खुद ही दावा कर रहे हैं कि उनके साथ जेएमएम का कोई भी बड़ा नेता नहीं है। तो कैसे मुश्किल में फंसे चंपई, देखिए इस रिपोर्ट में। चंपई सोरेन को लेकर झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। चंपई ने पहले तो नया अध्याय शुरू करने की घोषणा कर दी। चंपई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये करना उनके लिए इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा और अब तो खुद चंपई भी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। चंपई ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ना तो संगठन तोड़ने जा रहा हूँ और ना ही पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अपने पास बुलाने जा रहा हूँ। मैं एकला चलो के राह पर हूँ और किसी अच्छे साथी की तलाश कर रहा हूँ। फिलहाल मेरी बात सीएम हेमंत सोरेन से नहीं हुई है, ना ही मैं अब जेएमएम की तरफ रुख करने वाला हूँ। मेरी जो लड़ाई है वो मेरा निजी संघर्ष है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मतलब पहले तक जो खबर सामने आ रही थी कि चंपई कुछ विधायकों के समूह के साथ पार्टी छोड़ेंगे, वो पूरी तरह से गलत साबित हो गई है। चंपई के बयान से साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन से बगावत करने के बाद अब वो अकेले पड़ गए हैं। ना साथी है और ना ही कोई पार्टी उन्हें अपने साथ लेने को तैयार दिख रही है। और हेमंत सोरेन की सक्रियता के बाद अब चंपई के लिए विधानसभा चुनाव जीतना भी मुश्किल दिखाई देने लगा है, जिसके बाद वो अभी से घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। चंपई ने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि इस नए अध्याय में आप मेरा साथ देंगे। साफ है चंपई को एहसास हो चुका है कि उनसे बड़ी गलती हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी रोजगार के मुद्दे पर घिर गई है तो दूसरी तरफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे इस एक्ट का दुरुपयोग करने वालों पर लगाम लग सकेगी। देखिए रिपोर्ट। देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए SC/ST एक्ट लाया गया। इस कानून के चलते SC/ST वर्ग के उत्पीड़न पर रोक लगाने में मदद मिली, लेकिन कई बार इस कानून का दुरुपयोग किए जाने की खबरें भी सामने आती रही। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट का दायरा स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर अपमानित किया गया है तो ये मामला SC/ST एक्ट 1989 के तहत अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि केवल उन मामलों में जानबूझकर अपमान या धमकी दी जाती है जो छुआछूत की प्रथा या ऊंची जातियों के निचली जातियों अछूतों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए होते हैं। इन्हें 1989 एक्ट में अपमान या धमकी कहा जा सकता है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन मलयालम न्यूज चैनल के एडिटर शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए ये फैसला सुनाया। स्कारिया पर 1989 एक्ट की धारा 3(1)R और 3(1)U के तहत केस दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि उन्होंने SC समुदाय से आने वाले कुन्ना थुनाड के CPM विधायक PV श्रीनिचन को माफिया डॉन कहा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट और केरल हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था।
जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्कारिया को जमानत दे दी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक जानकारी के अनुसार देश में हर 16 मिनट में एक दुष्कर्म की घटना हो रही है। इसका मतलब है कि अपराधियों के हौसले एकदम बुलंद हैं। प्रधानमंत्री की चीन को दिखाई जाने वाली वो लाल आंखें देश के अपराधियों को कब दिखाई जाएंगी? क्या महिला सुरक्षा का वादा भी 15 लाख वाले वादे की टोकरी में डाल दिया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।